गुड मॉर्निंग टू ऑल, सबको गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू आस्था आईएएस। मैं शाजिया आज। यस, गुड मॉर्निंग मुकेश। हाँ सत्यम, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। आज है सब लोग, क्लास का टाइम हो चुका है। यस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एकदम बिल्कुल। हाँ, दीप शिखा, ओके, विनीता, हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी सबको। सब लोग आ जाएं लाइव पे। संतोष, ओके, हाँ जी, आप सभी को भी गुड मॉर्निंग। जो भी मेरे जूम वाले स्टूडेंट हैं सबको गुड मॉर्निंग। हाँ, ये अच्छा है कि सुबह की शुरुआत कैसे होनी चाहिए, पॉजिटिविटी के साथ और बहुत ज़्यादा तनाव के साथ नहीं। जैसे कल किसने बोला था ना, मैम वैकेंसी नहीं आ रही है एंड दिस दिस ब्ला ब्ला ब्ला, तो इस तरीके से नहीं। सुबह सुबह कोशिश करना कि हैव टू बी पॉजिटिव। जितना पॉजिटिव रहेंगे लाइफ उतनी ही क्या होगी, आसान होगी, है ना। हाँ जी, विष्णु और स्वाति, सबको गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल, सबको गुड मॉर्निंग। अब ये है, मुझे ऐसा लगता है कि अब कोऑर्डिनेशन सेट हो चुका है। जो मैं फर्स्ट अच्छा, मैं कर दे रही हूँ, अभी रिपीट कर दे रही हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट। हाँ, अब क्या हो गया, अब कोऑर्डिनेशन जो है वो अब बन चुका है। जो मैं पहले क्लास में आप लोगों से बात कर रही थी, बिहार स्पेशल में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, स्पेशली बिहार का इतिहास पढ़ रहे हैं अभी। हाँ जी, शुभम, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, सबको गुड मॉर्निंग। ओके, तो बिहार स्पेशल में हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ बिहार। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ बिहार, ठीक है ना, बिहार का इतिहास। ओके, थोड़ी देर में। हाँ, चलिए, तो कल जो है मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था, कल मैंने हरियंक डायनेस्टी कंप्लीट करवा दिया था। और हरियंक डायनेस्टी में किनको दिक्कत आ रही है, गौरव बोल रहे हैं कि मैम नाग दशक एक बार बता दीजिएगा। नाग दशक के बारे में देखिए, मैं अभी लिखूंगी नहीं, बस मैं समझा दे रही हूँ। नाग दशक जो है वो लास्ट रूलर था हरियंक डायनेस्टी का। और से समझ लीजिएगा कि उसके टाइम पर ही माना जाता है कि वहाँ पे, यानी कि मगध की जनता ने पहली बार विद्रोह किया था। वो पहला ऐसा शासक था जिसमें हम क्या देखते हैं, जैसे अभी हमारा जो वंश है, चलिए ये मैं समझा ही देती हूँ। हम लोग स्टार्ट करते हैं शिशुनाग डायनेस्टी। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ शिशुनाग डायनेस्टी, ठीक है ना। हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, शिशुनाग डायनेस्टी, शिशुनाग वंश। ओके, अब शिशुनाग वंश की बात करें हम लोग, तो हम लोग क्या यहाँ पर देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि इसके पहले, यानी इसके ठीक पहले मगध में कौन सा शासन था, वो था हरियंक वंश। ठीक पहले कौन था, हरियंक वंश। और इसके अगर बात की जाए, आपका मान लीजिए कि अगर एक क्वेश्चन ये रहा कि हरियंक वंश का पहला शासक अगर बात करें, दैट वाज बिंबिसार, दैट वाज बिंबिसार। एंड द लास्ट रूलर, यानी अंतिम शासक की बात करें, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ, who was the last ruler of Haryan dynasty, that was नाग दशक, नाग दशक, ठीक है। इसे कई जगह दर्शक नाम से भी, इसे कुछ ऐसे टेक्स्ट हैं, यानी कुछ ऐसे स्रोत हैं, स्रोत इन द सेंस कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जहां पर इसे किस नाम से बोला गया है, इसे दर्शक के नाम से भी बोला गया है। नाग दशक की जो विशेषता यही थी कि ये पहला ऐसा शासक था, क्योंकि इसने क्या किया था, कुछ ऐसे कुछ टैक्सेस को इसने क्या किया था, बढ़ा दिया था, ठीक है ना। कुछ टैक्सेस को इसने बढ़ा दिया था, कुछ इम्प्लीमेंटेशन लगा दिया था। जैसे इसके कार्य की बात अगर करें, अगर नहीं समझ में आए गौरव, तो कार्य की बात करते हैं। किसने किया क्या था, इसने अतिरिक्त करों को आरोपित किया था, इसने अतिरिक्त करों को आरोपित किया था। ठीक है ना, अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा टैक्सेस जो है ही इम्प्लीमेंटेड
उसने क्या किया था कि बहुत सारे जो एक्स्ट्रा एडिशनल जो है टैक्सेस ही इसने कह सकते हैं कि ही इम्प्लीमेंटेड एडिशनल टैक्सेस टू हिज पीपल, यानी उसने अपने लोगों के ऊपर क्या किया था, अतिरिक्त करों का भार डाल दिया था या लगा दिया था। दैट्स वाई क्या हुआ था, इसी की वजह से समस्या बढ़ गई थी। अब एक बात बताइए, जैसे अगर कह सकते हैं कि जनता में असंतोष कब आता है, असंतोष तब आता है जब जनता की स्थिति वैसी नहीं होती है कि वो बेयर कर पाए या वो पे कर पाए। अगर पे करने की कंडीशन में हो दैट्स ओके, दैट्स फाइन, बट अगर पे करने की कंडीशन में नहीं है तो समस्या वहीं पर क्या होगी, क्रिएट होगी। ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर, यहाँ समस्या क्या आ गई, समस्या ये आ गई कि मगध, चूंकि यहाँ पर अभी के यहाँ के जो लोग थे अभी इतने सक्षम नहीं थे, दे वर नॉट कैपेबल टू पे अ लार्ज टैक्सेस और हेवी टैक्सेस, दैट्स वाई वो हम क्या देखते हैं कि दे रिवोल्टेड, उन्होंने क्या किया कि दे रिवोल्ट, इसी कारण इन्होंने विद्रोह कर दिया। ठीक है, नाग दशक की बात करें तो इसी कारण हम क्या देखते हैं, यह पहला ऐसा शासक था जिसके लिए यानी कि जनता ने विद्रोह किया, जनता ने विद्रोह किया, ये पहला ऐसा शासक था। ठीक है ना, कि जनता ने विद्रोह किया था। ठीक है, तो अगर आपका क्वेश्चन आ जाए कभी भी कि हर्यंक वंश में वो कौन सा ऐसा शासक था जिसके काल में विद्रोह हुआ था, रिवोल्ट हुआ था, दैट वाज नाग दशक, यानी नाग दशक के काल में हम क्या देखते हैं, विद्रोह हुआ था। क्यों हुआ था, मैंने बताया ही आपको, अतिरिक्त करों को आरोपित कर दिया गया था। ठीक है, उसके अलावा हम क्या देखते हैं कि इसके टाइम पर जो शासन व्यवस्था थी वो भी बहुत सुचारू ढंग से नहीं चल पा रही थी, दैट्स वाई लोगों में क्या था, काफ़ी असंतोष था। वहीं पर हम क्या देखते हैं, जैसे देखिए ये तो आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट आते हैं कि यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट जस्ट कि यहाँ पर क्या है, मगध है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो मगध यानी पटना के ही पास क्या है, ज़्यादा दूर नहीं है, गया पटना से कौन सी जगह, यहाँ आ जाइए, काशी, काशी इन द सेंस जो कौशल के नाम से यहाँ पर जाना जाता था, इट मीन्स बनारस। ठीक है, बनारस, तो यहाँ का प्रांतपाल था, प्रांतपाल, यहाँ का प्रांतपाल, ये कौन था, इसको देखिए जो एंशियंट में एक बात और बता दूं कि जो टर्मिनोलॉजी है वही यूज होता था। ठीक है ना, जो टर्मिनोलॉजी है वही यूज होता था। तो हम क्या देखते हैं कि प्रांतपाल था, प्रांतपाल कौन था यहाँ पर, ये था शिशुनाग। ठीक है, ये कौन था, शिशुनाग। तो जब यहाँ पर रिवोल्ट ज्यादा बढ़ गया, यानी जब मगध में कौन था, यहाँ पर है अभी नाग दशक, मगध में कौन है, नाग दशक, नाग दशक। ठीक है ना, मगध में कौन है, नाग दशक। समस्या क्या आई, समस्या ये आई यहाँ पर कि इसने क्या किया था, इसकी जो शासन व्यवस्था थी वो क्या थी, काफी लचर शासन व्यवस्था थी। लचर लिख सकते हैं, अव्यवस्थित शासन व्यवस्था लिख सकते हैं हम लोग इसे, अव्यवस्थित शासन व्यवस्था थी, अव्यवस्थित शासन व्यवस्था थी। ठीक है, तो ऐसे में यहाँ के लोग परेशान होकर के, यानी मगध के लोगों ने, मगध की जनता ने, ठीक है ना, मगध की जनता ने किससे रिक्वेस्ट किया, इससे रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्ट इन द सेंस कि एक तरह से प्रार्थना किया कि आप कृपया आए और आकर के इसको यानी नाग दशक को हटाएं। इसकी वजह से क्या है, स्थिति बहुत ही तनावपूर्ण है। तो फिर ये एक मौका मिला किसको, यानी यहाँ काशी में कौन था, काशी में था शिशुनाग। यहाँ पे है कौन, यहाँ पर था शिशुनाग, सॉरी, काशी में कौन है, काशी में है शिशुनाग। ठीक है ना, अब ये शिशुनाग जो है इसने मौके का फायदा उठाया और ये तुरंत कहाँ कूच कर गया, ये मगध कूच कर गया और इसने यहाँ पहुंचकर क्या किया, नाग दशक की फाइनली उसे हटा भी दिया और फाइनली ये मारा भी गया। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि अब जो है शिशुनाग वंश यानी हर्यंक वंश का जो अंतिम शासक था उसकी समाप्ति हो गई, वहां पर मामला फिनिश हो जाता है। अब शिशुनाग आता है और वो क्या करता है यहाँ पर कि अब यहाँ पर शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। गौरव, इज इट ओके, समझ गए? ये थी कहानी। जिन लोगों को कल नहीं समझ में आई होगी, क्योंकि वैसे भी लास्ट टाइम था, तो लास्ट टाइम पे होता क्या है कि चीजें समझाते में जब टाइम अगर क्या कहते हैं समय जब पूरा होने लगता है
तो थोड़ा सा क्या होता है कि उस टाइम पे चीज़ें थोड़ी सी फास्ट हो जाती है, स्लाइटली फास्ट हो जाती हैं, तो मे बी दैट्स वाई आपको क्या होगा कि इसमें कुछ समस्या आई होगी, नहीं समझ में आया होगा। तो फिर से समझ लीजिए, एक बार ध्यान से सुन लीजिए आप सभी के सभी, जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं 66 बीपीएससी में। अगर अभी क्वेश्चन, जैसे शायद कल मैंने शासक बता दिया होगा, तो शासक इन द सेंस कि वही लीड कर रहा है, ठीक है ना, लीड वही कर रहा था बनारस में। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये आ जाए कि ये बताइए कि वहां पर, हाँ ओके ठीक है, हाँ, तो इसलिए रखना क्या, देखिए मैं मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं, मैं चाहती हूँ कि किसी को समस्या नहीं आए, और अगर समस्या है तो उसका समाधान यहीं पर होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है और तुरंत होगा, ठीक है ना। सेटिस्फैक्शन होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि संतुष्ट हो आप कि हाँ ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, अब क्लियर है, तभी तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। तो चलिए, तो इस प्रकार से सुन लीजिए, अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है कि बनारस का प्रांतपाल इस समय पर कौन था, तो शिशुनाग था, ठीक है। और इसने किसकी हत्या की थी, इसने हत्या की थी किसकी, इसने हत्या की थी नागदशक की। और इसके अलावा एक क्वेश्चन आपको मैं बता दूं कि अगर एक क्वेश्चन ये आ जाए, मान लीजिए एक क्वेश्चन ये आ जाए कि दर्शक नाम से, ठीक है ना, एक क्वेश्चन ध्यान रख लीजिएगा, दर्शक नाम से हर्यंक वंश का कौन सा शासक जाना जाता था, हर्यंक वंश का कौन सा शासक जाना जाता था, ठीक है। एक क्वेश्चन ये हो गया आपका। और दूसरे क्वेश्चन की बात अगर हम लोग करें कि वह कौन सा ऐसा शासक था जिसके काल में हाँ ठीक है, बताइए आप लोग, दर्शक नाम से हर्यंक वंश का कौन सा शासक जाना जाता था। एक दो क्वेश्चन कर लें क्या बीपीएससी के रिगार्डिंग, मैं सोच रही हूँ कि आपको एक थोड़ा आइडिया भी हो जाएगा। जो बच्चे ई ऑप्शन से डरते हैं, अगर आप लोग डरते हैं तो इसको प्लीज क्या करने का होगा कि इस क्वेश्चन को करना, रुक जाइए, मैं सोच भी रही थी कि आप लोगों को मैंने जो पढ़ा है, एक क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर करिए, मुझे जरा बताइए, बताना ये है आपको, मगध के विस्तार में, ठीक है ना, मगध के विस्तार में निम्नलिखित में से कौन से कारण उत्तरदायी थे। अब देखना है आपको क्वेश्चन का, सुनिए यहां पर ऑप्शन देखिए, ठीक है ना। अब यहां पर बताना आपको जो है वो देख लीजिए, मगध में जंगलों का होना, ठीक है, जंगलों का इन द सेंस वनों का होना, जंगलों का होना। उसके अलावा मगध क्षेत्र में हाथियों का होना, ठीक है। इसके अलावा आते हैं हम लोग, मगध का उत्तर पश्चिम सीमा के समीप होना, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम लोग बात करें, मगध में कीमती धातुओं का संग्रह या लोहे की प्रचुरता, छोड़ दीजिए, कीमती धातु नहीं, लोहे की प्रचुरता, मगध में लोहे की प्रचुरता। शिट, सारा का सारा गड़बड़ हो गया जितना लिखा मैंने। डिलीट वाला आ सकता है, ओहो, अच्छा रुकिए, फिर से लिखना पड़ेगा मुझे तेज इसमें। मगध साम्राज्य के विस्तार में, ये गड़बड़ हो गया, ये इतना अभी लंबा चौड़ा क्वेश्चन लिख रही थी, कोई नहीं, 2 मिनट में लिखा जाएगा ये। मगध साम्राज्य के विस्तार में निम्नलिखित में से कौन से कारण उत्तरदायी थे, कौन से कारक। देखिए मैं थोड़ा तेज लिख रही हूं, ठीक है ना, उत्तरदायी थे। फर्स्ट पर आप आ जाइए, मगध में घने वनों का होना, ठीक है। दूसरा जाइए,
मगध में हाथियों का होना, ठीक है ना, यानी हाथी की प्रचुरता थी का होना। सी में आ जाइए, मगध में लोहे की प्रचुरता, लोहे की प्रचुरता यानी लोहे की बहुलता थी इस समय पे, ठीक है ना। लोहे की प्रचुरता का मतलब हो गया कि लोहे की बहुलता, ठीक है, ठीक है। और यहां पर आ जाए उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के समीप होना, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के समीप होना, के समीप होना, ठीक है, होना। कितने हो गए? डी हो गए। अब ई पे हम लोग आते हैं, इनमें से एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं, और इनमें से कोई नहीं। चलिए जी, बताइए इसका आंसर क्या होगा फटाफट। हाँ बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन ये है कि मगध साम्राज्य के विस्तार में निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्तरदायी थे। क्या कह रहे हैं? ई कह रहे हैं। अच्छा हाँ, तो देख लीजिए, पहला ये जो ऑप्शन है कि मगध में बहुत ज्यादा घने वन थे, ये एक कारण था। मगध में हाथी थे अच्छे खासे, ये एक कारण था। मगध में लोहे की प्रचुरता थी, ये एक कारण था। मगध जो है वो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के समीप था, ये एक कारण था। या इनमें से एक से अधिक या एक इनमें से कोई नहीं। कृष्णनंदन कुमार चौधरी बता रहे हैं बी और सी। गड़बड़ नहीं करना है ऑप्शन। एग्जाम में आप बीपीएससी में दो आंसर लगा के आएंगे क्या? एक आंसर दीजिए चुपचाप से, या तो ई दीजिए या ए दीजिए, 10 आंसर नहीं देना है। यही पैटर्न है बीपीएससी का, ध्यान से सुन लीजिए। बीपीएससी में आपके क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, क्योंकि इसके पहले मैंने आपको पूरी कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है, तो मैं भी तो देखूं कि अभी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कितना हो पाया आप सबका, ठीक है। हाँ, दो आंसर नहीं देना। अब ये नहीं, ये जो दो आंसर का मतलब होता है कि आप कंफ्यूज हैं, यानी आप अभी भी पूरा कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाए। मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बताया है आपको, ठीक है। यस, जो भी बच्चे आंसर दे रहे हैं ई, दैट इज करेक्ट। इनमें से एक से अधिक इन द सेंस, सबसे पहली बात तो कि ये यहीं पे कट गया, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के नजदीक नहीं है मगध, एकदम क्लियर हो जाएगा। ये बिल्कुल रॉन्ग आंसर है, क्योंकि वो पंजाब वाला सेक्शन हो गया, और मगध हम लोग क्या देखते हैं, वो पूर्वी क्षेत्र में है। उसके अतिरिक्त हम लोग बात करें तो हम क्या देखते हैं, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि मगध को क्यों फैसिलिटी मिला या मगध क्यों बढ़ पाया, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा क्या थे, घने वन थे। यही कारण है कि वैदिक टेक्स्ट में भी हम लोग क्या देखते हैं कि इसको बोला जाता है ये असुरों का क्षेत्र है, बर्बर क्षेत्र है, जंगली क्षेत्र है। इसका कारण यही था क्योंकि ये जंगल यहाँ पे बहुत ज्यादा थे। उसके अतिरिक्त बात करें तो यहाँ पर क्या है, हाथी। अगर जंगल होगा तो जंगल में जानवर भी तो होंगे भाई, तो जंगल में हाथी की क्या थी, उपलब्धता अच्छी खासी थी। उसके अलावा बात करें तो लोहे की प्रचुरता भी अच्छी खासी थी, जिसके कारण जो है मगध जो है के डेवलपमेंट में ये सहायक सिद्ध हुआ। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? सही आंसर होगा ई, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करना है, क्वेश्चन को समझते हुए बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि एक साथ जो लोग ए और बी दो आंसर दे रहे हैं, ये कंप्लीट रॉन्ग है। इस तरीके का कंफ्यूजन अपने माइंड में मत रखिए, ठीक है। बाकी दो क्वेश्चन और हम लोग लास्ट में, कैन बी अ रीजन इफ, अगर इस तरीके का सिर्फ मगध किंग नहीं, मगध किंग में तो हम देख सकते हैं बृहद्रथ डायनेस्टी भी है, तो वो कौन से एम्बिशियस थे? ऐसा तो है नहीं, ठीक है। अगर चलिए इसमें हम लोगों ने बिंबिसार किया ना, चलिए बिंबिसार के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना। बिंबिसार ने ठीक है ना, बिंबिसार के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये बताना है आपको। बिंबिसार के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन, यानी कौन सा सही है इन द सेंस, आप समझिएगा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। अब देखो कि कहां तक आपका दिमाग चल रहा है। अच्छा, एक नंबर ये, अगर आप सोच रहे हैं ना कि मैम क्वेश्चन आएगा एक लाइन का, अच्छा बताइए बिंबिसार जो है, बिंबिसार की पत्नी का नाम क्या था, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपकी बीपीएससी में। अगर इस तरह की संभावना आप सोच रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन का पैटर्न आपका यही रहेगा जो मैं बता रही हूँ। बिंबिसार के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही था, आ जाइए यहाँ पे। इसने चेटक की पुत्री से विवाह किया, ठीक है।
नेक्स्ट हम लोग इसमें आते हैं, इसने यानी कि बिंबिसार ने, इसने अंग को मगध में मिला लिया, मगध में मिलाया। ओके, सी में हम लोग आते हैं कि इसने अवंती पर आक्रमण किया, अवंती पर आक्रमण किया। ठीक है, डी में हम लोग आते हैं कि अजात शत्रु इसका पुत्र था, अजात शत्रु इसका पुत्र था, इसका पुत्र था। अब आते हैं ई ऑप्शन, इनमें से एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए जी बताइए, आप सब आंसर दीजिए इसका फटाफट। हाँ, ऑप्शन इसका बताइए, इसका आंसर क्या होगा? अच्छा बताइए इसका आंसर क्या होगा? ओके ठीक है, तो इसको पहले सब लोग बता दीजिए ताकि समझ में आ जाए कि सब समझ पाए हैं नहीं समझ पाए हैं। हाँ, सब समझ पाए हैं नहीं समझ पाए हैं, पता चल जाएगा। ठीक है, कौन सा आंसर होगा इसमें? ई होगा। ठीक है, सारे लोग आंसर दें, इससे पार्टिसिपेशन यानी मैक्सिमम पार्टिसिपेशन जितना होगा, यही पैटर्न रहेगा बीपीएससी का। ध्यान से सुन लीजिए, कोई भी अगर स्टूडेंट ये सोच रहा है कि मैम इतिहास में क्वेश्चन आएगा कि बिंबिसार की पत्नी का नाम महाकोशला था, बताइए इसका, और बिंबिसार की पत्नी अजातशत्रु, वो वैसे एक नंबरिया क्वेश्चन टाइप वाले दौर जा चुका है बीपीएससी में। अब ये है कि क्वेश्चन देखते के साथ तो पहले क्या होगा, फिट मारेगा आपको, अरे बाप रे इतना लंबा क्वेश्चन कैसे करेंगे, सबसे पहले तो ये स्थिति आ जाती है। ठीक है, लेकिन अगर आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पता है तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं। मैंने आपको सारा कॉन्सेप्ट बताया, और जो भी लोग इस आंसर को कर पा रहे हैं इसका एक बहुत बड़ा कारण है क्योंकि आप सबको कॉन्सेप्ट पता है। कॉन्सेप्ट इन द सेंस कि इसके पीछे का जो पूरा विषय वस्तु है वो आप जानते हैं, दैट्स व्हाई आप इजीली आंसर दे पा रहे हैं। ठीक है, ये तो क्लासरूम की बात है, वहां एग्जामिनेशन हॉल में इस तरह के क्वेश्चन देख के ही क्या हो जाते हैं, स्थिति जो है वो हालत खराब हो जाती है। तो क्या करना क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस की आदत जो है आप डाल लीजिए कि इनमें से एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर एक बात और बता दूं कि बिहार जुडिशियल सर्विसेज जो है उसमें भी यही ऑप्शन आता था, तो वहाँ के स्टूडेंट्स ने हल्ला किया काफ़ी कि नहीं इसे हटाइए, इसकी वजह से क्या हो रहा है, हम लोग आउट हो जा रहे हैं। तो बिहार यानी कि बिहार जे सर्विसेज, इट मीन्स जुडिशियल सर्विसेज से तो ये ऑप्शन हट चुका है। बट समस्या ये है कि बीपीएससी में ये अभी भी है और ये एग्जिस्ट कर रहा है और ये करेगा लंबा समय तक। तो ये जब तक करेगा हमें क्या करना है कि एटलीस्ट इस पे कमांड करना है, ई ऑप्शन पे। अपना कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर रखिए। ठीक है, तो हम इसी तरह से बीच बीच में मैं क्या करूंगी, आप लोगों को क्वेश्चन देती रहूंगी ताकि आप लोगों को इसका इस आंसर की आदत हो जाए। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग शिशुनाग वंश। अब आ जाते हैं हम लोग शिशुनाग वंश। सोचिए कि 150 क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, और इतना बच्चे पढ़ते हैं तब भी मुश्किल से अगर कट ऑफ जाता है, कभी कभी 92 जा रहा है, लड़कियों का गर्ल्स का 86 जा रहा है, तो रीजन क्या है कि आप कहीं ना कहीं पे जो क्वेश्चन जो स्थिति है यानी वैसी तैयारी नहीं है, या ई ऑप्शन में आप लोग क्या हो जाते हैं, मात खा जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण है। इसका टाइम पीरियड लिख लीजिएगा, 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक। ठीक है, इस तरह से ना बीच बीच में मैं आप लोगों को ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन देती रहूंगी, जिससे क्या हुआ, आप इससे क्वेश्चन की आदत हो जाए आप लोगों को। ठीक है, शिशुनाग वंश की हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। स्टार्टिंग आप लोगों को मैंने बता ही दिया था, ठीक है ना। हाँ, स्टार्टिंग मैंने आप लोगों को बता ही दिया था कि शिशुनाग कौन था। अब आ जाइए, हम लोग क्या देखते हैं, शिशुनाग वंश की स्थापना, शिशुनाग वंश की स्थापना, वंश की स्थापना। अब से ना रेगुलर मुझे याद दिला दीजिएगा, एटलीस्ट मैं सोच रही हूँ कि जो भी टॉपिक कराऊं उस टॉपिक से एक इसी टाइप का 1 या 2 क्वेश्चन आप लोगों को डेली में करवा दूं, जिससे क्या होगा कि एक प्रैक्टिस हो जाएगा। अब मुझे अगर कृपया करके अगर मैं भूल भी जाऊं तो आप में से कोई मुझे याद करवा दीजिएगा कि मैम 1-2 क्वेश्चन करवा दीजिए आप उस तरह के ई ऑप्शन वाले। ठीक है, शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग के द्वारा की गई थी,
It means the founder of Shishunag dynasty was Shishunag, या शिशुनाग was the founder of शिशुनाग dynasty, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं. शिशुनाग was the founder of, यहां से आ जाइए, was the founder of शिशुनाग डायनेस्टी. शिशुनाग डायनेस्टी. अगर आपका क्वेश्चन ये आ जाए कि जब मगध का ये शासक बना उस समय ये कहां पर शासन कर रहा था, तो मैंने ही पहले ही बताया कि मगध का शासक बनने से पहले यह काशी का प्रांतपाल था. मॉडर्न पैटर्न क्वेश्चंस आता है मैम, मिनिमम 10 क्वेश्चन मैम. काशी, हाँ ठीक है. तो यहां पर हम लोग क्या देखते हैं कि मगध का शासक बनने के समय, यानी का शासक बनने से पूर्व, उसके पहले, बनने से पूर्व यह क्या था, यह काशी का प्रांतपाल था, ठीक है ना. ओके. वाराणसी, यस. तो इसका मतलब ये है कि when he was not a ruler of Magad, at that time period he was Prantpal of Kashi. When he was not ruler, when he was not king, when he was not king of Magad, at that time period he was ruler of, he was प्रांतपाल. वो क्या था, वो प्रांतपाल था, ठीक है ना. he was प्रांतपाल of काशी. इंग्लिश वाले ध्यान से सुनिएगा, जो टर्मोलॉजी है ना इसमें कोई चेंजेस नहीं आने हैं, ठीक है ना. वेरी क्लियर अबाउट दैट कि अगर आप सोच रहे हैं कि मैम प्रांतपाल को क्या बोला जाएगा इंग्लिश में, तो इसमें इंग्लिश में कोई टर्मोलॉजी नहीं आएगा. तो आपको उसके लिए क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है ना. आपको करना क्या है, ध्यान रखना है कि इसमें इंग्लिश का कोई भी टर्मोलॉजी नहीं आता है. ठीक है. चलिए अब नेक्स्ट हम लोग इसमें आते हैं कि जब ये मगध का शासक बना, यानी कि अब ध्यान से देखिएगा कि ये रहा मगध जैसा कि आप जानते हैं. अब तो आप लोगों को भी याद हो गया होगा कि अच्छा मगध, मैम इतना मगध का इमेज हम लोग को दिखा रही है कि फिक्स हो चुका है माइंड में कि यही मगध है, ठीक है. तो जब ये मगध का शासक बना, यानी मगध का शासक कौन बना, मगध का शासक कौन बना, शिशुनाग. तो इसने क्या किया था, अब एक बात बताइए, अगर कोई मगध का शासक बन रहा है तो क्या ये, हाँ बिल्कुल, वायसराय भी इसको एक तरह से कह सकते हैं. विष्णु, एक तरह से समझिए कि वो हेड हुआ, एक तरह से वहां की अथॉरिटी का हेड हुआ, ठीक है. तो यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा इस बात को कि अगर मान लीजिए इसको मगध का शासक बनाया गया है तो क्या वो अपना जो पिछला क्षेत्र है उसको छोड़ देगा, वो नहीं छोड़ेगा ना. इट मीन्स कि जो काशी है, जिस जगह को, यानी जब शिशुनाग जब मगध का शासक बना तो इससे पहले कहाँ था, ये था काशी में. ये कहाँ था, काशी में. तो इसका मतलब ये है कि अगर ये काशी से क्या मगध का शासक बन गया तो काशी का प्रांतपाल ये क्या करेगा फिर, तो ये काशी का प्रांतपाल बनाता है. क्योंकि ये देखिए ये टेंडेंसी ना हम लोगों के यहाँ शुरू से है कि आप जो है अपने सीट को छोड़ना नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि वो जगह एज इट इज ऑक्यूपाई रहे. कोई दूसरा आ जाएगा तो फिर बहुत ज्यादा वहां पर स्थिति ऐसा लगता है कि फिर वो हमारे पास से या हमारे पास से वो जगह क्या हो जाएगी, हमारे हाथ से निकल जाएगी. तो ये जो एक फियर है ना, यही फियर क्या होता है कि आप देखिएगा कि जो किंगडम्स यानी राजे रजवाड़े जो हैं वो लोग क्या कर देते हैं कि ठीक है हम यहाँ के राजा हैं लेकिन वो जो मेरा एरिया है वहां पर मेरा बेटा रहेगा, ठीक है. तो उस तरह से हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर काशी का प्रांतपाल किसको बनाया इसने, अपने बेटे कालाशोक, जिसको काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता था. लिख लीजिएगा यहाँ पर काशी का प्रांतपाल. जब ये यहाँ का शासक बन गया तो इसने काशी का प्रांतपाल किसे बनाया, अपने पुत्र प्रांतपाल. इसने काशी का प्रांतपाल
काशी का प्रांतपाल अपने पुत्र कालाशोक को बनाया, कालाशोक को बनाया। इट मीन्स वेन ही बिकेम द किंग ऑफ मगध एम्पायर, देन इसने क्या किया कि इसने अपने सन यानी कालाशोक को इसने क्या किया, वहां का प्रांतपाल बनाया। या ही डिप्यूटेड हिज सन एज द प्रांतपाल ऑफ काशी, इसने अपने पुत्र को काशी का क्या बनाया, प्रांतपाल बनाया। ठीक है, काशी का क्या बनाया इसने, प्रांतपाल बनाया। ठीक है, उसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं इसके टाइम पर यानी शिशुनाग के टाइम पर दो कार्य और होते हैं जो नई चीजें होती हैं कि इसके टाइम पर हम देखते हैं दो राजधानी डेवलप हो रही हैं। यानी जो राजधानी है, कैपिटल है, इसने किया क्या, इसने किया क्या, इसने किया, हाँ इसने किया क्या कि इसने अब जो है ना कैपिटल कितने बना दिए इसने। देखिए एक तो ऑलरेडी राजगृह थी, ठीक है ना, राजगृह ऑलरेडी क्या था उस टाइम पर, मगध की राजधानी तो थी ही, लेकिन इसने क्या किया साथ में अब वैशाली को भी जोड़ा। ठीक है ना, इसने क्या किया साथ में अब, यानी कि राजगृह के साथ, राजगृह इन द सेंस गिरिव्रज बोलेंगे, नहीं तो फिर कुछ कहेंगे कि मैम वो तो गिरिव्रज था, है गिरिव्रज, सॉरी, गिरिव्रज इन द सेंस राजगृह, यही राजगृह था। तो एक कैपिटल तो ये था ही जो था, दूसरा हम क्या देखते हैं कि वैशाली को ये इंपॉर्टेंस देता है। दूसरा कौन सा था, वैशाली। तो एक नया कार्य क्या होता है शिशुनाग के काल में कि मगध की दो राजधानियां हमें दिखाई देती हैं। तो इसे आप लोग लिख लीजिएगा कि शिशुनाग के काल में मगध की दो राजधानियां बनी थी। शिशुनाग के काल में मगध की दो राजधानियां बनी थी। दो राजधानियां बनी थी, ठीक है ना। तो वो कौन कौन सी थी, एक जो है वो हो गया हमारा गिरिव्रज जो पहले से था, और दूसरा जो नई एंट्री होती है दैट इज वैशाली। तो इसका अगर हम लोग बात करें चलिए इस पे बात कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना। चलिए हम लोग क्या देखते हैं, इसके बाद जो पोस्ट के बारे में पूछ रहा है ना रितेश, इस पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि है क्या अभी आपको बहुत सारी चीजें क्लियरिटी नहीं आएंगी। जैसे अमात्य टर्मोलॉजी बार बार आ रहा होगा, आप लोग शायद पढ़ रहे होंगे, तो अमात्य मिल रहा होगा कि अमात्य जो थे बहुत इंपॉर्टेंट थे, देवर जस्ट लाइक किंग मेकर टाइप से कह सकते हैं, और वो एक तरह से क्या एक पूरा ग्रुप होता था जो बहुत ही निर्णायक डिसीजंस में उसका क्या होता था, हमेशा रोल होता था। तो रितेश इस पे ना अभी परेशान नहीं होंगे, इस पे जो टर्मोलॉजी है यानी राजाओं के जो टर्मोलॉजी है स्पेशली, वो हम लोग ना मौर्यंस के टाइम पर करेंगे। मौर्यंस में ज्यादा चीजें क्या हो जाती हैं, क्लियर हो जाती हैं, और क्वेश्चंस भी जो आएगा ना इससे नहीं क्वेश्चन आएगा, ज्यादा क्वेश्चंस आपके बनेंगे मौर्यन से, क्योंकि उस टाइम तक क्या होता है सारे पोस्ट जो हैं वो डिफाइन हो जाते हैं। जैसे अगर बात की जाए कि वहां पे जितने डिपार्टमेंट्स थे उसको तीर्थ बोला जाता था, जितने विभाग थे। तो इस तरह से हमें ध्यान क्या रखना है कि अभी नहीं, वो मौर्य आने दीजिए, फिर उस टाइम पे हम क्या करेंगे, सारे के सारे हाँ सारे के सारे जो इस तरह के जो टर्मोलॉजी हैं डिपार्टमेंट वाइज उसको कर लेंगे। काशी कैपिटल नहीं रहा है इसका, काशी पे इसमें ऑलरेडी क्या किया, अपने बेटों को वहां पर डिप्यूट कर दिया है ताकि क्या हो सके, यहाँ पर वहां पर ऑलरेडी वो क्षेत्र भी इसके हाथ से बाहर ना निकले। ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि शिशुनाग के काल में मगध की दो राजधानियां बनी थी। एक जो सबसे बड़ा अचीवमेंट हम लोग कह सकते हैं शिशुनाग के काल में होती है, वो मैं भी बताती हूँ आपको। देखिए अब जब शिशुनाग जब शासक बनता है, आपके सामने एक चीज बताती हूँ, जब शिशुनाग शासक बनता है, जब शासक बनता है तो इसके सामने क्या परिस्थितियां थी। देखिए इसके पास काशी ऑलरेडी है, यानी कौशल का क्षेत्र, काशी का मतलब हो गया कौशल का क्षेत्र, कौशल का क्षेत्र ऑलरेडी इसके पास है, का क्षेत्र इसके पास है, इसके पास है। ठीक है, दूसरी बात अगर हम लोग करें तो अंग ऑलरेडी, अंग जो है वो क्या था, वो मगध का ही पार्ट बन चुका था, मगध का पार्ट यानी मगध में मिला दिया गया था, मगध में मिला दिया गया था।
अंग यानी मिल चुका था, काशी हो गए, ये हो गया। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो वैशाली की बात अगर करते हैं, गिरिव्रज जो है रोहन, दैट इज राजगीर। रोहन गिरिव्रज जो है वो है राजगीर, ठीक है ना, उसी का एंशियंट नाम था गिरिव्रज। चलिए, और उसके बाद अगर हम लोग बात करें वैशाली, अब देखिए जब वैशाली इसकी कैपिटल ही हो गई, वैशाली को इसने क्या बना दिया, अपनी राजधानी ही बना दिया, तो ये क्या हो गया, ये क्षेत्र भी अब क्या हो गया, यह क्षेत्र भी किसके नियंत्रण में आ गया, यह क्षेत्र भी शिशुनाग के नियंत्रण में आ गया, शिशुनाग के नियंत्रण में आ गया, के नियंत्रण में आ गया, ठीक है ना। यह क्षेत्र भी क्या हुआ, इसके नियंत्रण में आ गया, किसके, शिशुनाग के नियंत्रण में आ गया। ठीक है ना। इसका जो सबसे बड़ा अचीवमेंट था, देखिए मैं आपको बता रही हूं, जैसे काशी तो इसके पास है, अंग को इसने ऑलरेडी मिला लिया है, वैशाली जो है उसको इसने राजधानी बना लिया है। तो अब जो बचा, अगर हम लोग देखें तो इस टाइम पर क्या देखते हैं कि दो नए क्षेत्र, एक जो आप लोगों ने शुरू से देखा है कि अवंती से हमेशा क्या हो रहा है, मगध का कॉन्फ्लिक्ट बना रहा है। तो ये इसका जो सबसे बड़ा अचीवमेंट था शिशुनाग का, कि इसने अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाया। इसकी उपलब्धि की अगर हम लोग बात करें कि इसकी उपलब्धि क्या रही, इसकी उपलब्धि कि व्हाट वाज द अचीवमेंट ऑफ शिशुनाग, तो इसकी जो उपलब्धि थी, उपलब्धि क्या थी कि इसने क्या किया, इसने अवंती को मगध साम्राज्य में मिला लिया, इसने अवंती को मगध साम्राज्य में मिला लिया। साम्राज्य में मिला लिया, ये इसका सबसे बड़ा अचीवमेंट था, ठीक है ना। ये इसका क्या था, सबसे बड़ा अचीवमेंट था। किसने अपनी सेकेंड कैपिटल, देखिए अगर एक चीज आपसे बता रही हूं, ऑप्शन में स्मारिका प्रियदर्शनी, हाँ स्मारिका, ध्यान से सुनिएगा। अगर जैसे आपका क्वेश्चन आता है सेकेंड कैपिटल की, अगर हम लोग बात करें तो दो राजधानियां, कई बार आप भी जान रही हैं कि आयोग भी गलती करता है अपनी तरफ से क्वेश्चन में, ये तो आप भी जान रही हैं, लास्ट ईयर इसने भी किया है आयोग ने। अगर लेकिन अगर फैक्चुअल, अगर इतिहास के अकॉर्डिंग देखें स्मारिका, तो हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर कि शिशुनाग जब आता है तो उसने एक नई कैपिटल जो डेवलप की थी वो क्या था, वो था आपका वैशाली। मैंने पहले ही बताया कि इसने अपने बेटे को वहां पर क्या किया, प्रांतपाल नियुक्त किया। तो अगर हम देख सकते हैं कि कह सकते हैं कि काशी पे अगर इंपॉर्टेंस की बात करें तो इसके पहले किसी का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस या उसका इंटरफेरेंस नहीं दिखता है। चूंकि ये काशी से था तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका फोकस किस पर होगा, काशी से होगा। तो यही है कि लॉजिक के थ्रू जा सकते हैं, बट सम टाइम क्वेश्चन जो है स्मारिका कि आप ध्यान रखिएगा कि आयोग आपके सारे क्वेश्चन सही पूछते हैं, ऐसा नहीं है। बीपीएससी में क्वेश्चन गलत आने के लिए भी जाने जाते हैं कुछ अच्छे खासे। लास्ट ईयर जैसे कि 1857 के वीर कुंवर सिंह का जो क्वेश्चन है वो उन्होंने गलत पूछ दिया है। तो कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं स्मारिका, आप अपने अगर ऐतिहासिक पक्ष को देखें तो सही आंसर ये होगा कि वैशाली जो है न्यू डेवलपमेंट था। काशी में इसने अपने बेटे को क्या किया था, डिप्यूट किया था, क्योंकि ये खुद काशी से था। तो काशी इसके, ये आप लॉजिक से पहुंच सकते हैं कि हाँ भाई काशी इसके लिए बहुत ही शुरू से इंपॉर्टेंस रखेगा, क्योंकि ये वहां का प्रांतपाल रह चुका था, ठीक है ना। तो आप इसको लॉजिक से क्या कर सकती हैं क्वेश्चन को, अगर मान लीजिए कि वहां पर ऑप्शन में जैसे मान लीजिए बिंबिसार रहे तो बिंबिसार ने नहीं बनाया था, ठीक है। हाँ, नहीं, दो कैपिटल नहीं थे स्वाति, दो कैपिटल नहीं थे उस टाइम पे। पाटलिपुत्र, उदयन ने क्या किया था, गिरिव्रज से उसने शिफ्ट कर दिया था, गिरिव्रज से शिफ्ट करके कहाँ ले आया था, वो कैपिटल पाटलिपुत्र में ही डेवलपमेंट किया था। उसे ये लगा, मैंने कल वाली क्लास में बताया भी था कि उसे ये लगा कि हम लोग वैशाली पर कंट्रोल करने के लिए जरूरी है कि वैशाली के नियर अबाउट रहे। जैसे अगर आप लोगों ने ये लिख लिया है तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए इसको इस तरह से समझिए, अगर नहीं समझ पाए हैं तो इसको इस तरह से समझिए। ये रहा हमारा बिहार, ठीक है ना। ये रहा यहाँ पर मान लीजिए गिरिव्रज है, यानी गिरिव्रज इन द सेंस, गिरिव्रज इन द सेंस कि ये राजगीर हो गया। और जब उदयन आता है तो इसने क्या किया, यहाँ पर पाटलिपुत्र में जाकर के ये शिफ्ट करता है, ठीक है, पाटलिपुत्र में शिफ्ट करता है। कारण क्या था, इसे लगता था कि हम जो वैशाली है, वैशाली को क्या कर सकेंगे, कंट्रोल कर सकेंगे, वैशाली को क्या कर सकेंगे, कंट्रोल कर सकेंगे और उसके नजदीक रहेंगे। और ऊपर से क्या था, यहाँ पर ये जो क्षेत्र था ये क्या था, ये काफी ज्यादा अगर सामरिक दृष्टि से देखें,
हाँ शिफ्ट किया था, बिल्कुल सही बात है। यस यस, ये आप लोग जानते हैं। हाँ, तभी तो मैं कह रही हूँ कि एकदम जो है ना आंख बंद कर अपने आप को बी रेडी फॉर दैट, एवरीथिंग के लिए आप तैयार है। मान लीजिए जैसे आपने स्मारिका, आपने बोला कि मैम ये क्वेश्चन पूछा है, क्या पता इस बार यही क्वेश्चन पूछ दे कि आपके इस बार काशी ना रहे और इस बार आपका ऑप्शन में रहेगा कि वैशाली रहेगा, तो फिर क्या करिएगा बताइए। ठीक है, तो इस तरह से, और गंगा का जो इंपॉर्टेंस है ना वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। और एक बड़ी नदी अगर कोई है तो वहां से क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, व्यापार अच्छा होगा, तो आपका साम्राज्य का विस्तार भी अच्छे से होगा। तो इस तरह से चीजों को समझना है, समझ करके अपना एक अपनी समझ बना लीजिए कि ऐसा था। अगर एग्जाम में ऐसा दिखे तो, क्योंकि आप भी जानने के आयोग इस तरह की गलतियां करता है, जब करता है तो आप अपनी तरफ से क्या रहिए, हर चीज के लिए तैयार रहिए कि भाई 7-8 क्वेश्चन आपके लिए तो इंपॉर्टेंस रखते हैं ना, वो बेशक गलत दे रहे हैं, लेकिन हमको करना क्या है कि अपने आप को रेडी रखना है। ठीक है, अगर इस तरह से क्वेश्चन आ रहा है तो हम उस तरह से क्या करेंगे, अपने आप को प्रिपेयर्ड रखेंगे। ठीक है, तो चलिए ये हो गया। तो इसके बाद हमने क्या बता रही हूँ कि मैं यहाँ पर इसकी जो अचीवमेंट क्या था कि इसने अंग को अंग नहीं अवंती को मिला लिया था। तो अब देखिए, जैसे कि अब बात करूं यहाँ पर कि ये हो गया हमारा मगध, ठीक है, ये हो गया हमारा अवंती। ये क्या था, मगध, और ये क्या था, अवंती। इसने क्या किया, अवंती को मिला लिया। अब अवंती को मिलाने से क्या लाभ हुआ, इसको लाभ क्या हुआ, मगध को लाभ हुआ, मगध को। ये देखिए, वैसे तो ये है, बस 1-2 पॉइंट में से समझ लेंगे कि अब जो है, देखिए ये अगर ऐसे जाएंगे तो हम ऐसे क्या देखते हैं, यानी कि हाँ, अगर पूछ लीजिए पहले क्या पूछ रहे हैं, देख लूं पहले। ठीक है, ठीक है ना। तो देखिए ये है पूर्वी सीमा, ये जो है पूर्वी सीमा है, ये पूर्वी सीमा, और ये क्या है, ये है पश्चिमी सीमा, ये है पश्चिमी सीमा। तो हम कह सकते हैं ना कि अब मगध का विस्तार जो है, मगध का विस्तार पश्चिमी सीमा तक हुआ, पश्चिमी सीमा तक हुआ, सीमा तक हुआ। ठीक है, और इसमें एक चीज और है, यहाँ ना एक व्यापारिक मार्ग था जो यहाँ पर गुजरात के भड़ौच तक जाता था। तो अगर इसने अवंती को कैप्चर किया है तो अब मगध का जो हम देखते हैं व्यापारिक मार्ग, वो कहाँ से, मगध से होते हुए सीधे यानी अवंती होते हुए भड़ौच तक का एक रास्ता जो है वो निकल चुका था ट्रेड का। तो ट्रेड का इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या देखते हैं, यानी पश्चिमी सीमा खुल गई, और हम क्या देखते हैं कि मगध का व्यापारिक मार्ग कैसे जा रहा है, मगध, ठीक है, अवंती, और यहां से होते हुए फिर कहाँ, भड़ौच। भड़ौच कहाँ है, ये है गुजरात में, भड़ौच। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि व्यापारिक मार्ग, नए व्यापारिक मार्ग खुल गए, नए व्यापारिक मार्ग खुल गए, एक नया रास्ता खुल गया ना अब जाने का। ठीक है ना, इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा यही हुआ, हाँ, इससे फायदा यही हुआ कि अब क्या था, मगध का जो पूरा जो लोकेशन था, यानी कि जो पूरा का पूरा रास्ता था वो कहाँ जा चुका था, मगध का विस्तार अब पश्चिमी क्षेत्र तक हुआ। और पश्चिम में यहाँ पर अगर हम देखें तो गुजरात, भड़ौच, ये सब क्या है, पश्चिमी है ना, भारत का हिस्सा, वेस्टर्न है। तो अब जो है व्यापारिक मार्ग भी साथ के साथ खुल गए। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, किसके लिए, शिशुनाग के लिए। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा क्या था, अचीवमेंट था। वत्स, कौशल, ये सब हम क्या देखते हैं, शिशुनाग ने क्या किया था, मिला लिया था इसमें। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि शिशुनाग ने, बस इसमें अगर अब लास्ट पॉइंट की बात करें तो शिशुनाग के काल में हम क्या देखते हैं, शिशुनाग के काल में यानी इन द टाइम पीरियड ऑफ शिशुनाग के काल में मगध का साम्राज्य विस्तार हुआ। ठीक है ना, इट मीन्स कि मगध एम्पायर एक्सपेंशन जो है वो किसके टाइम पर हो रहा है, इन द टाइम पीरियड ऑफ शिशुनाग। ये इसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। फिर से सुन लीजिए, क्रक्स के तौर पर अगर बात करें, ये जब शिशुनाग आता है, कुछ अगर कहीं पर फंसते हैं आप लोग, तो पहले कहाँ था, ये काशी में था। काशी से जब ये मगध का शासक बनता है तो फिर ये क्या करता है कि वैशाली को अपने सेकेंड कैपिटल के तौर पर, यानी इसके टाइम पे 2 कैपिटल एग्जिस्ट कर रहा है, एक तो राजगीर हो गया यानी गिरिव्रज, और एक वैशाली। उसके साथ साथ काशी का इंपॉर्टेंस है ही, क्योंकि वहां पर इसका पुत्र क्या है, वहां पर प्रांतपाल है। नेक्स्ट बात करें, जो सबसे बड़ा अचीवमेंट था वो था अवंती को उसने क्या किया था, इस बार मिला लिया था, जिससे मगध को एक नया व्यापारिक मार्ग मिल गया। और हम क्या देखते हैं कि अब मगध में हम क्या देखते हैं,
इसमें क्वेश्चन किससे बनता है मैम? अच्छा सिद्धार्थ, लास्ट में हम लोग बात कर लेंगे ना, क्वेश्चन की अगर बात करें तो हम लोग लास्ट पे बात कर लेते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, इसका पुत्र है कालाशोक। अब आते हैं नेक्स्ट हम लोग, ये था शिशुनाग के बारे में, अब आते हैं नेक्स्ट हम लोग कालाशोक। कालाशोक या इसे काकवर्ण भी बोला जाता है। कालाशोक, ठीक है ना। अब अगर हम लोग बात करें तो ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं कालाशोक के बारे में। हम लोग बात कर रहे हैं कालाशोक के बारे में। तीन सौ 394 से 366 ईसा पूर्व तक। अच्छा, बीच में अगर कहीं कुछ गैप दिखता है आपको कि मैम इस टाइम पर गैप दिख रहा है, कहाँ थे ये शासक, तो उसके लिए इतना परेशान नहीं होना। बीच में इनके बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता था, ये लोग राजा वाली कहानी थी इनके, ठीक है। अब इसके अगर अचीवमेंट की बात करें तो इसने क्या किया था, इसने पाटलिपुत्र को मगध की, यानी मगध की राजधानी अब तक क्या हो रही थी, शिफ्ट हो रही थी। इसने पाटलिपुत्र को मगध की स्थायी राजधानी बनाई। ये इसका सबसे बड़ा अचीवमेंट था। अचीवमेंट इन द सेंस किसने सबसे पहला काम यही किया, स्थायी राजधानी बना दी, ठीक है ना। इट मीन्स कि जो पाटलिपुत्र है वो क्या हो चुका था, क्योंकि इसके पहले आप क्या देख रहे हैं, क्या हो, अच्छा ठंडी हो गई जा, ठीक है। इसके पहले हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो भी शासक आए हैं वो कभी गिरिव्रज आ रहे हैं, कभी पाटलिपुत्र आ रहे हैं, लेकिन कोई शिफ्ट नहीं कर रहा था परमानेंट। अगर उज्जैन की बात करें तो उज्जैन क्या तो एक तरह से कह सकते हैं डिस्कवरी ही थी कि उसने पाटलिपुत्र को न्यू कैपिटल बनाया, इसके पहले किसी ने नहीं बनाया था। तो सवाल की अगर बात करें क्वेश्चन, तो क्वेश्चन ये होगा आपका कि पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी सर्वप्रथम किसने बनाया था, तो वो था उज्जैन। और अगर क्वेश्चन आपका ये रहे कि पाटलिपुत्र को मगध की स्थायी राजधानी किसने बनाई थी, अगर क्वेश्चन फोकस इस पे रहा कि परमानेंट कैपिटल, दैट वाज कालाशोक, ठीक है ना। वो कौन है, वो है कालाशोक। इस तरह से क्या करना है हम लोगों को, क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। ठीक है, पुराणों के अनुसार, चूंकि मैंने उस दिन भी बताया था कि पुराण क्या है, पुराण जो है पुराणों के अनुसार अगर हम लोग बात करें, अकॉर्डिंग टू पुराण्स, इसे बोला गया कि ये क्या है, के अनुसार इसे क्षत्रिय माना गया है, इसे क्षत्रिय माना गया है अकॉर्डिंग टू पुराण्स। और इसका शासन जो था वो बहुत ही कम टाइम पीरियड के लिए था, यानी कि हाँ कालाशोक, हाँ ये चीज ध्यान रखना है कि ये जो डिफरेंस है ना, फर्स्ट टाइम कैपिटल पाटलिपुत्र को किसने बनाया, दैट वाज उदयन, एंड परमानेंट कैपिटल किसने बनाया, दैट वाज कालाशोक, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि पुराणों के अनुसार इसे क्या माना गया, इसे क्षत्रिय माना गया है। उसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो इसका शासनकाल बहुत ही कम समय के लिए था, यानी इसका शासनकाल अल्प समय के लिए था, ठीक है। तो बीच बीच में चूंकि हम लोग के पास इस टाइम पर हम कह सकते हैं, इस टाइम पर हम लोग क्या है कह सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका ये भी आ सकता है कि इसे काकवर्ण कहां पर बोला गया है, यानी कि काकवर्ण जो है किस में बोला गया है, तो काकवर्ण इसे पुराणों में बोला गया है, काकवर्ण इसे पुराणों में बोला गया है, इसे पुराणों में बोला गया है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि जो पुराण है उसमें हम क्या देखते हैं कि इसे काकवर्ण के नाम से संबोधित किया गया है। और कालाशोक किस में बोला गया है इसे, तो महावंश, बुद्धिस्ट टेक्स्ट है ये स्टूडेंट, महावंश इसमें, यानी महावंश में इसे कालाशोक बोला गया है,
कालाशोक बोला गया है या संबोधित किया गया है। आप दोनों लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। काक वर्ण कुछ नहीं होता है सत्यम। काक का मतलब होता है एक तरह से काला, ठीक है ना। वर्ण का मतलब होता है कॉम्प्लेक्शन। ओके, तो वो बच्चा जिसका काला कॉम्प्लेक्शन हो दैट इज नोन एज काक वर्ण। क्लियर हो गया ये, है ना। काक का मतलब होता नहीं, कागा नहीं सुनते हैं आप लोग, कागा महाबो महाबोधि वंश नहीं, ये है महावंश। दीप वंश और महावंश। सुन लीजिए विष्णु, दो टेक्स्ट है बुद्धिस्ट लिटरेचर का, यानी बौद्ध ग्रंथ दो ऐसे हैं। तब तक फिलहाल आप लिख लीजिए। हाँ, बौद्ध ग्रंथ हम क्या देखते हैं, दो ऐसे इंपॉर्टेंट है। एक का नाम है दीप वंश और एक का नाम है महावंश। हाँ, ध्यान से सुनिएगा, एक का नाम है दीप वंश और एक का नाम है महावंश। ये बुद्धिस्ट लिटरेचर है। दीप वंश का मतलब होता है द्वीप से रिलेटेड है, इट मीन्स आइलैंड। और आइलैंड कहाँ है, चलिए बताइए। बड़ा आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मेरा क्वेश्चन सुनिए। दीप वंश जो किताब है, जिससे बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत सारी बातें पता चलती हैं और बहुत ही मेन सोर्स है वो, तो दीप वंश जो है वो कहाँ से संबंधित है बताइए। दीप वंश बता सकते हैं आप लोग कहाँ से संबंधित है, कहाँ का इतिहास, यानी उसमें बौद्ध धर्म से संबंधित तो बातें हैं ही, लेकिन मेनली वो बुक जो है कहाँ से संबंधित है। क्या वो मगध से संबंधित है, क्या वो आपको क्या कह सकते हैं अवंती से संबंधित है, सिंघल से संबंधित है, कहाँ से संबंधित है बताइए। श्रीलंका, यस, सिंघल से, बिल्कुल सही। संजय ने बिल्कुल सही आंसर दिया। दीप वंश का मतलब देखिए, जिनको नहीं पता है ध्यान से सुन लीजिएगा। दीप वंश, ठीक है, दीप वंश का मतलब हो गया, इसको तोड़ दीजिए, ये हो गया है द्वीप वंश, ठीक है। द्वीप वंश कौन सा था, तो भाई भारत के पास में अगर हम लोग बात करने की, बहुत छोटा सा मैं इमेज बना दे रही हूँ यहाँ पर, ये रहा श्रीलंका, ये द्वीप है, ये है क्या, द्वीप है। और यहाँ पर जो बौद्ध टेक्स्ट लिखाया है, स्पेशली गौतम बुद्ध के बारे में और उनसे रिलेटेड जो कहानियां हैं, और उसमें मगध के बारे में भी क्या है जिक्र किया गया है, तो उसे ही कहा जाता है दीप वंश, ठीक है। यही क्या है, दीप वंश क्या है, जो द्वीप यानी सिंघल, इसका नाम क्या था एंशियंट, इसका नाम था सिंघल द्वीप, सिंघल, ठीक है ना, ठीक है, सिंघल द्वीप इसका नाम था। और यहीं पर जो टेक्स्ट बुक, चूंकि यहाँ के जो बौद्ध के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, जैसा कि आप जानते हैं, तो इन लोगों ने जो बुक लिखी थी उसका नाम क्या था, इसे कहा जाता है दीपवंश यानी द्वीपवंश। और उसमें ही हम देखते हैं कि मगध के बारे में बहुत सारी बातें पता चलती हैं। कौआ नहीं कुछ भी मतलब बोल जाते हैं चलिए ठीक है ना, ये क्लियर हो गया, यही है हमारा, यस, यही हमारा। हाँ, वैसा नहीं है, उसका कलर देखिए, वो भी क्या है अपने आप में सुंदर है ना, वो भी क्या है देव प्रकाश, वो भी अपने आप में सुंदर है। चलिए ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं। और हाँ, इसके टाइम पर जो सबसे इंपॉर्टेंट काम हुआ था, अब आ जाते हैं इसके टाइम पे जो महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। बहुत महत्वपूर्ण कार्य जो हुआ इसके टाइम पर, इंपॉर्टेंट वर्क जो इसके टाइम पर हुआ, हाँ, इंपॉर्टेंट वर्क जो इसके टाइम पर हुआ, हम क्या देखते हैं, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल, काउंसिल। याद करने का तरीका सुन लीजिएगा, अगर आप लोगों को दिक्कत आएगी तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, द्वितीय बौद्ध संगीति, यानी सेकेंड बौद्ध संगीति की बात कर रहे हैं। अगर हम लोग बात करें इसमें, अगर याद नहीं हो तो आप लोग ना एक ट्रिक बनाइए। 483 में हम देखते हैं फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हो रहा है, और इसी के ठीक बाद हम लोग क्या देखते हैं, 383 ईसा पूर्व में सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, एक डिफरेंस जो है 100 ईयर के आसपास का आप देख रहे हैं क्या, कि हमें फर्क दिख रहा है। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, अच्छा अच्छा ठीक है, ओके।
चलिए ठीक है ना, तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो कब हो रहा है 483 और सेकंड कब हो रहा है 383। ओके, तो द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ? 100 साल का आपको क्या करना है स्टूडेंट, अपने इसमें दिमाग में माइंड में फिट कर लीजिए। ये पहला और दूसरा आपको बुद्धिस्ट काउंसिल याद करने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अगर आप ये ट्रिक अपनाएंगे तो आपको इजिली आप पहुंच सकते हैं। देख लीजिए लगभग लगभग क्या है, तो हम देखते हैं कि ये कब हो रहा है 383 ईसा पूर्व में। ठीक है, अब आए हम लोग बात की कहां पर हुआ था, कहां पर हुआ था। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करें कि ये कहां पर आयोजित किया गया था। हाँ जी, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करें, बताइए जी कहां हुआ था सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल? इन लोग के समय पे कौन सा जगह इंपॉर्टेंट हो चुका था? वैशाली, हाँ ठीक है, वैशाली क्या था इस टाइम पे, काफी इंपॉर्टेंट जगह बन चुका था। हाँ, कुछ चीजें क्या करनी, यस बिल्कुल सही है। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ है? वैशाली में हुआ है। और अगर हम लोग देखते हैं क्या कि इस टाइम पर है, यानी इसमें अगर हम लोग बात करें तो इसमें हम देखते हैं कि 2 डिवीजन यहीं पर स्टार्ट हो चुका था, यानी बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म में विचारों के आधार पर, विचारों के आधार पर विभाजन जो है वो हमें क्या दिखता है यहाँ पर? स्थाविर और महासांघिक, 2 डिवीजन हमें दिखाई देता है। एक है स्थाविर और दूसरा क्या है? महासांघिक। ठीक है, एक जो है स्थाविर और एक जो है महासांघिक। याद रखिएगा, इसी स्थाविर से बाद में क्या बनता है आपको? हीनयान, और बाद में यही महासांघिक महायानी बन जाते हैं। के आधार पर स्थाविर और महासांघिक, याद रखना है इसको। स्थाविर और हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर? महासांघिक। ये 2 डिवीजन हमें दिखाई देते हैं इसमें, ये 2 डिवीजन हम लोगों को दिखाई देते हैं इसमें। ठीक है, स्थाविर और महासांघिक, ये चीजें क्या करनी है, ध्यान रखनी है। ये 2 डिवीजन हम लोगों को क्या है यहां पर दिखाई देता है। अध्यक्षता किसने की थी इसकी? अध्यक्षता की बात करें कि अध्यक्षता किसने की थी इसमें? अध्यक्षता तो किसने की थी? सुबुकामी। सुबुकामी, ठीक है, सुबुकामी। किसने अध्यक्षता की थी? सुबुकामी ने की थी। तो ये क्या करना है, ध्यान रखना है कि अध्यक्षता किसने की थी? सुबुकामी ने की थी। कई जगह इनका नाम आपको साबक मीर भी दिखाई देगा। ठीक है, कई जगह यही सुबुकामी, हो सकता है आपको साबक मीर, मैं आपको पहले ही इसके लिए प्रिपेयर करा दे रही हूँ कि अगर आपको सुबुकामी की जगह साबक मीर दिखे तो आप भी उस समझिएगा कि ये सुबुकामी के बारे में ही बात किया जा रहा है। ठीक है, साबक मीर भी हो सकता है, कुछ जगह पर ये टर्मिनोलॉजी यूज किया जाता है। हाँ, कुछ ऐसी जगहों पर हम देखें कि ये टर्मिनोलॉजी भी समटाइम्स दिख जाता है, तो अपने आप को क्या करना है, ध्यान रखना है। तो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो किसके नेतृत्व में हो रहा है? वो कालाशोक के नेतृत्व में हो रहा है। अगर इसने बुद्धिस्ट काउंसिल अगर अरेंज करवाया है, इट मीन्स कि ही वाज आल्सो द फॉलोवर ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन। इसका मतलब है कि ये क्या था? ये बौद्ध धर्म का ही अनुयायी था। और इसने यहाँ पर अपने देखते हैं क्या कि पहला विभाजन हो जाता है बौद्ध धर्म में, स्थाविर और महासांघिक। यही स्थाविर कालांतर में, यानी लेटर अगर हम लोग बात करें, लेटर, तो यही क्या कहलाए थे बाद में, यानी ये हो जाते हैं हीनयान। और इसके बाद अगर बात करें ये वाले कौन हो जाते हैं? महायानी। ये ध्यान रखना है। ठीक है, भारत में महायानियों की संख्या सबसे ज्यादा है, हीनयानी नहीं है, ध्यान रखना है लेकिन कम है। यानी बौद्ध धर्म में भारत में सबसे ज्यादा किसको मानने वाले हैं? तो हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर कि सबसे ज्यादा यहाँ पर महायानी, महासांघिक जो है वही कन्वर्ट हुए थे किसमें? महायानी में। और हीनयानी जो है, स्थाविर जो थे, वही कन्वर्ट हुए थे किसमें? हीनयानी में। ये चीजें क्या करनी है? ध्यान रखनी है। ठीक है, ये चीजें क्या करनी है? ध्यान रखनी है।
थोड़ा सा इसको क्या करना है, अपने माइंड में आपको क्लियर रखना है कि किस तरह से इसे करना है। और नेक्स्ट हम लोग चलिए इसमें अब आ जाते हैं, यानी इसके बारे में माना जाता है कि क्या था, ये काफ़ी ज़्यादा धार्मिक था। और किसमें क्या डिफरेंस है विष्णु मैम, इसमें डिफरेंस क्या है? अच्छा, डिफरेंस पूछ रहे हैं। देखिए स्थाविर और महासांगिक की बात करें तो फर्स्ट टाइम ये डिवीजन हुआ, ठीक है। जब फर्स्ट टाइम डिवीजन हुआ तो उस टाइम पर यही हुआ था कि स्थाविर जो है मेनली ये गौतम बुद्ध को एज कैसे हम लोग कहते हैं कि राम जी को पुरुषोत्तम राम, यानी पुरुषों में है उत्तम राम, है ना, उनको कुछ लोग कहते हैं तो उनको भगवान का दर्जा कई जगह नहीं दिया जाता है। क्लियर है विष्णु? क्यों उनको पुरुषोत्तम राम भी, राम जी को पुरुषोत्तम राम बोलने के पीछे का कारण यही है कि उनको माना जाता है कि वो पुरुष थे और पुरुषों में वो उत्तम थे, दैट्स वाई हम लोग कहते हैं पुरुषोत्तम राम। सेम वैसा ही कंडीशन हम देखते हैं स्थाविर और महासांगिक में। जो स्थाविर हैं उनका मानना था कि जो गौतम बुद्ध हैं वो पुरुषों में क्या थे, महान थे, यानी उनको भगवान की तरह हम पूज नहीं सकते हैं। लेकिन जो महासांगिक थे इनका मानना था कि नहीं, वो हम लोग के लिए गॉड है, भगवान वही है हम लोगों के लिए। यही फर्क था, ठीक है। और इसी का और विस्तृत रूप हो जाता है बाद में कि ये देखते हैं क्या कि जो महायानी है, जब महायान जब बन जाते हैं तो महायानी प्रॉपर मूर्ति पूजा करने लगते हैं और हीनयान इससे थोड़ा सा बचते हैं। ये इस तरह यही फर्क आपको दिखाई देगा बाद में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग इसमें आते हैं। तो ऐसी मान्यता है कि ये जो काला शोक है, हाँ ऐसी मान्यता है कि ये जो काला शोक है इसकी हत्या, ये घूमने निकला हुआ था और ये घूमने निकला हुआ था अपने राज्य में। तो उस दौरान उस वहीं पर एक व्यक्ति जिसका नाम था महापदम नंद, उसने उसकी क्या की थी, हत्या कर दी थी, ठीक है। तो ऐसी मान्यता है कि कालाशोक की हत्या, कालाशोक की हत्या महापदम नंद ने कर दी थी, महापदम नंद ने की थी, ठीक है ना। कालाशोक की हत्या किसने की थी, महापदम नंद ने कर दी थी धोखे से। जैसा कि एक वानभट्ट की हर्षचरित है। अब इसकी जानकारी कहां से मिलती है हम लोगों को, जानकारी इन द सेंस कि हमारे पास सोर्स कौन सा है, सोर्स कौन सा है, तो वानभट्ट की हर्षचरित ऑफ वानभट्ट, जिसमें हम लोग क्या देखते हैं कि ये बात बताई गई है इसमें, हाँ जिसमें ये बात बताई गई है ठीक है। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखिएगा कि पुराणों के अनुसार, यहां पर ध्यान रख लीजिएगा एक पॉइंट और, कि हम देखते हैं पुराणों के अनुसार यानी अकॉर्डिंग टू पुराणों के अनुसार ये माना गया है कि नंदीवर्धन नाम का एक शासक था। नंदीवर्धन, पुराणों के अनुसार नंदीवर्धन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। ये अकॉर्डिंग टू पुराण्स है, यानी नंदीवर्धन नाम का एक व्यक्ति जो है, जैसा कि पुराणों में बोला गया है कि इस नाम का व्यक्ति जो है वो क्या था, वो सबसे अंतिम शासक था, ठीक है। ये पुराणों के अनुसार है, ये ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए, आपका क्वेश्चन अब सुन लीजिए, अगर आपका ये क्वेश्चन आ जाए कि पुराणों के अनुसार शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था, अगर ये क्वेश्चन पूछ देता अकॉर्डिंग टू पुराण्स, तब तो नंदीवर्धन होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पुराण्स। लेकिन वैसे अगर देखते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, जो कहानी यानी कि जो बौद्ध टेक्स्ट है उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो उसमें क्या देखते हैं, ये बताया गया कि कालाशोक जो था ये अंतिम शासक था और इसकी हत्या की थी महापदम नंद ने। एक बार कालाशोक घूमने निकला था, उसी दौरान महापदम नंद ने धोखे से इसे क्या किया, चाकू मार दिया, जिससे उसकी वहां पर मृत्यु हो गई। और महापदम नंद ने इसके बाद जो है मगध पर नंद वंश का शासन शुरू होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, नंद वंश का शासन शुरू होता है। ये ध्यान रखना है आप लोगों को कि महापदम नंद जो है, यानी ये जो है इसने ही क्या किया था, ऐसी मान्यता है कि इसने ही इसकी हत्या कर दी थी, चाकू मार दी थी। अब ये नहीं पूछेगा एग्जाम में चाकू मारा था, छुरिया मारा था, ये सब मत, अब ना उस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है।
मर्डर किया था, ठीक है ना, मर्डर किया था। मर्डर का मतलब मर्डर होता है, अब इतना ज़्यादा भी नहीं कि मैम किस प्रकार के चाकू थे, धारदार थे, कम धारदार थे, अब ऐसा भी नहीं करने लगेगा। थोड़ा सा क्या करना है, बस समझ लेना कि हाँ ऐसा था, इसके साथ घटना घटी थी। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं स्टूडेंट इसमें नंदवंश। नंदवंश, ओके, नंद डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी। इसका जो मेन शासक है, अभी मैंने बताया महापद्म नंद, क्योंकि यही आ रहा है इसमें, महापद्म नंद आ रहा है। महापद्म नंद। इसका टाइम पीरियड की बात करें 344 से 322 ईसा पूर्व। इसका जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक है, 344 से लेकर के 322 ईसा पूर्व। ये क्या है? अब देखिए, महा नाम ही जैसा है इसका, महापद्म नंद। इसके बारे में माना जाता है कि बहुत ही वेल्दी मैन, अ वेरी वेल्दी मैन। वेल्दी मैन का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास अपार संपत्ति हो। महापद्म नंद के बारे में माना जाता था क्या, कि इसके पास, यानी इसके पास अपार संपत्ति थी, ठीक है, इसके पास अपार संपत्ति थी, अपार संपत्ति थी महापद्म नंद के पास, इसलिए इसको क्या बोला जाता था कि अ वेल्दी मैन, यानी अ वेरी वेल्दी मैन, जस्ट लाइक मुकेश अंबानी। अच्छा, मतलब वहां भी पहुंच गए। फिर ये भी बता दीजिए मैम कि इसमें ये भी बता दीजिएगा अनिल अंबानी वाली कंडीशन किसकी थी? रितेश? यह बहुत ही दृढ़ और योग्य शासक था। यह बहुत ही दृढ़ और योग्य शासक था। दृढ़ और योग्य शासक था। कुछ कह रहे हैं क्या? क्या कह रही हैं? थोड़ा तेज बोलिए, क्या कह रही हैं? कुछ कह रही हैं क्या? नहीं, सुनाई नहीं दे रहा हमको। विजय माल्या, ये देख लीजिए, इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव और मतलब माइंड जो तुरंत भर में क्या होता है, चीजों को जोड़ देता है। तो ये क्या था, बहुत ही दृढ़ और योग्य शासक था। नंद वंश की स्थापना इसी ने की थी। अगर आपसे पूछा जाए कि नंद वंश की स्थापना किसने की थी, तो आप कह सकते हैं कि नंद वंश की स्थापना, नंद वंश की स्थापना, यानी इट मीन्स ही वॉज द फाउंडर ऑफ नंद डायनेस्टी। नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद ने की थी। महापद्म नंद ने की थी, ठीक है ना। किसने की थी? महापद्म नंद ने इसकी स्थापना की थी। एक चीज और है, आपका क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि उग्रसेन के नाम से कौन जाना जाता था, ठीक है ना। उग्रसेन के नाम से कौन, अब देखिए यहीं पर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता दूं। अब पीछे थोड़ा सा रिमाइंडर पे जाइए। कुनिक किसको बोला जाता था? आंसर दीजिए फटाफट। हाँ ठीक है, हाँ जी, कुनिक किसको बोला जाता था? आंसर दीजिए फटाफट। ओके ठीक है, हाँ, इससे क्या होगा ना, आप जो हाँ बताइए, बस एक विष्णु ने बताया, बाकी सब कहाँ है? कुनिक, हाँ बताइए बताइए, मैं सुन रही हूं। कुनिक किसको बोला जाता था? किसको? बिंबिसार, संजय बिंबिसार को नहीं बोलते थे। कुनिक के नाम से तो मैंने प्रॉपर बताया भी है, अजात शत्रु को। यस, अजात शत्रु को कुनिक बोला जाता था। काकवर्ण के नाम से कौन फेमस था? जल्दी बताइए, सेकंड में आंसर दीजिए फटाफट। काकवर्ण के नाम से कौन फेमस था? हाँ, काला शोका, ठीक है। अब यहां पर आ जाइए, अब आपका क्वेश्चन जो है ये हो गया यहां पर कि उग्रसेन के नाम से कौन जाना जाता था। चलिए बताइए, अब उग्रसेन के नाम से कौन जाना जाता था? हाँ बिल्कुल सही। तो उग्रसेन यानी महापद्म नंद जो है, ये जो कहते हैं ना बच्चों का निकनेम याद करना, उसी तरह से आपको क्या करना है, इन राजाओं का निकनेम जो है वो याद रखना है, ठीक है। हाँ,
इन राजाओं का निकनेम आप लोग को याद रखना है। महापद्म नंद को उग्रसेन भी कहा जाता था, उग्रसेन भी कहा जाता था। इट मीन्स ही वॉज ऑल्सो पॉपुलर एज उग्रसेना, उग्रसेन भी कहा जाता था। ठीक है, किस नाम से फेमस था ये? उग्रसेन के नाम से फेमस था। अब इसमें हम लोग बात करें इसके बारे में, यानी नंद वंश के बारे में बात करें, तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो भी नंद डायनेस्टी की बात जब आती है ना, तो ये लोग बेसिकली यानी पूरे नंद डायनेस्टी हम लोग क्या देखते हैं, ये लोग जैन धर्म को मानने वाले थे। ये लोग किसको मानते थे, कौन से रिलीजन को मानते थे? तो नंद वंश जो है, नंद वंश में हम लोग क्या देखते हैं, ये नंद वंश जैन धर्म का अनुयायी था। जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है ना, नंदवंश किसको मानता था? जैन धर्म का अनुयायी था ये। एक क्वेश्चन और ध्यान से सुनिएगा, कलिंग जो है, कलिंग उस टाइम पर, हाँ बताया जाएगा, भी रुक जाइए। कलिंग जो है उस टाइम पर, यानी कलिंग, एक क्वेश्चन आता है आप लोगों का कि यहां पर ध्यान रखो कि पदम नंद ने कलिंग को भी जीता था। ठीक है ना, इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसने क्या किया था, कलिंग को जीता था। ठीक है, और वहां से यानी कलिंग से वहां के शासक का बहुत ज्यादा यहाँ पर पता नहीं चल पाता है, यानी जो सोर्सेज हैं उसके अकॉर्डिंग, लेकिन ये है कि इसने कलिंग को क्या क्या किया था, अपने साम्राज्य में मिला लिया था, और वहां से क्या किया था, एक जैन मूर्ति थी। ठीक है ना, हाँ, एक जैन मूर्ति थी, जिनासन की मूर्ति ये उठा ले आया था, और वहां से जिनासेन की मूर्ति उठा लाया था ये। ठीक है ना, महापद्म नंद ने क्या किया था, कलिंग को जीता था, और वहां से इसने क्या किया था। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इसको पुराणों में इसे क्या बोला गया है, पुराणों में इसे सर्वशत्रांतक का मतलब ये होता है जो सबका क्या करे, नाश करे। ठीक है ना, शत्रांतक, सर्वशत्रांतक इसका मतलब होता है जो शत्रुओं का नाश करे, जो क्षत्रियों का नाश करे, क्षत्रियों का नाश करे। इट मीन्स क्षत्रियों की हत्या करने वाला इसे बोला गया है एक तरह से। सर्वशत्रांतक का मतलब ही हो गया कि इसने क्षत्रियों को, यानी कि बहुत सारे ऐसे जो क्षत्रिय राजा थे उसे इसने क्या किया था, इसने हरा दिया था, उसे समाप्त किया था, इसलिए इसको सर्वशत्रांतक भी बोला जाता है। और उसके अलावा इसे एकराट यानी एकारट का मतलब होता है कि जिसका एकाधिकार हो सबके ऊपर, तो वो भी टाइटल इसे क्या की गई थी, दी गई थी, एकराट। इसके अतिरिक्त हम क्या देखते हैं, इसके अतिरिक्त पुराणों में इसे किसकी उपाधि दी गई है, एकराट की उपाधि दी गई है। लिख लीजिएगा, इसे एकराट की उपाधि दी गई है, एकराट की उपाधि दी गई है, उपाधि दी गई है। अब एकराट की अगर बात करें तो एकराट का मतलब होता है जिसका एक छत्र राज हो। एकराट अगर बात किया जाए तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका अर्थ होता है एक छत्र राज करने वाला, एक छत्र राज करने वाला। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन सुन लीजिए, अगर आता है इसके अकॉर्डिंग कि सर्वशत्रांतक के नाम से नंद वंश का
कौन सा ऐसा शासक था जो जाना जाता था, तो दैट वाज महापद्म नंद। महापद्म नंद को हम देखते हैं क्या कि इसे किस नाम से बोला जाता था, सर्वशत्रांतक यानी कि क्षत्रियों का नाश करने वाला। उसके अलावा बात करें कि एकराट जो है वो किसको उपाधि दी गई थी, तो एकराट की उपाधि भी महापद्म नंद को दी गई थी। ठीक है, तो ये जो हम लोग बात कर रहे हैं ये महापद्म नंद के बारे में बात करें। जैसा कि इसका नाम है ना महापद्म नंद, एकदम अकॉर्डिंग टू, ये अपने नेम के अकॉर्डिंग ही है ये। ठीक है, ये अपने नेम के अकॉर्डिंग ही है। अब यहाँ पर हम लोग कुछ चीजें देख लेते हैं कि इसने कौन कौन सा क्षेत्र जीता था। जैसे ये जीते गए क्षेत्र महापद्म नंद के द्वारा, महापद्म नंद के द्वारा। ठीक है, इसके बारे में बोला था कि इसने पूरा का पूरा एक बड़ा एरिया जो है इसने क्या किया था, जीता था। पांचाल, ठीक है, उसके अलावा आप आ जाइए शूरसेन। जो शूरसेन की बात करें तो ये मथुरा के पास का क्षेत्र हो गया शूरसेन। शूरसेन मैंने कल बताया था है ये एक जगह थी और इसी की राजधानी थी महिष्मती। जो आप लोग कल पूछ रहे थे मुझसे, इसी की राजधानी थी क्या, महिष्मती। महिष्मती, और ये कहाँ पर था, ये जो था नर्मदा के पास में के आसपास का जो क्षेत्र था, है इसका नाम था। ठीक है ना। अश्मक, कलिंग इसने जीत ही लिया था, कलिंग इसने जीत ही लिया था। ठीक है, उसके अलावा अगर हम लोग क्या देखते हैं, जो मैथिल क्षेत्र है वहां भी इसने क्या किया था, अपना विस्तार किया था, मैथिल क्षेत्र। तो ये हम क्या देखते हैं कि इसने लगभग सारे के सारे जो क्षेत्र, जो इंपॉर्टेंट क्षेत्र थे वो इसने क्या किए थे, जीत लिए थे। कौशल जो था, जो कि काशी का जो क्षेत्र है वो भी इसके अंडर में आ चुका था। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि इसने एक बड़े इस पे क्षेत्र पे क्या किया था, अपना कब्जा किया था। एक बड़े क्षेत्र पर हम क्या देखते हैं, इसने अपना कब्जा किया था। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें कलिंग, तो इसकी जो कलिंग विजय की जो सूचना है, इसके कलिंग विजय की सूचना, कलिंग विजय की सूचना हमें कहां से मिलती है, सूचना हमें खारवेल के, हमें खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है, अभिलेख से मिलता है। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि कलिंग विजय की सूचना, अगर हम लोग बात करें कि महापद्म नंद के, मान लीजिए कि अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि महापद्म नंद के कलिंग विजय की सूचना, क्योंकि कलिंग बहुत इंपॉर्टेंट था, और अगर बात करें कि कलिंग की उस समय पर राजधानी क्या हुआ करती थी, तो ध्यान रखिएगा जब अशोक ने भी जीता था तो कलिंग की राजधानी क्या थी, तोसली। अगर आपको नहीं याद होगा तो लिख लीजिएगा इसे कि कलिंग की राजधानी क्या थी स्टूडेंट, ये थी तोसली। ठीक है, कलिंग की राजधानी हम लोग क्या देख रहे हैं, तोसली। राजधानी क्या थी, तोसली। ठीक है, तोसली क्या थी, राजधानी थी कलिंग की। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो इसने अपने पूरे साम्राज्य में, यानी कि इसने अपने पूरे साम्राज्य में, अपने पूरे साम्राज्य में, पूरे साम्राज्य में नापतौल की, साम्राज्य में नापतौल की, नापतौल की जो इकाई होती है, यानी नापतौल जिससे हम लोग, थोड़ा बताइएगा, अच्छा, नापतौल, इसने अपने पूरे साम्राज्य में नापतौल की एक, मतलब नापतौल की एक स्थायी इकाई की व्यवस्था की,
इकाई की व्यवस्था की। इसका मतलब ये है कि कहीं भी साम्राज्य में कालाबाजारी नहीं हो सके, चोरी बहुत ज्यादा लेवल पे ना हो सके। जो होता है ना कि बटखरा में अक्सर क्या होता है कि आपने 1 kg के इसमें नापना और आपने क्या किया कि उसको कम कर दिया है, तो जो बाट माप होता है ना उसको इसने क्या रखा, एक जैसा रखा। उसके अलावा बात करें कि इसने टैक्सेस की भी व्यवस्था की, यानी कर व्यवस्था की भी एक कर व्यवस्था की भी प्रणाली अपनाई, कर व्यवस्था की भी प्रणाली अपनाई। जैसा कि नाम के अकॉर्डिंग है ना, इसने काम भी वैसा किया था कि भी प्रणाली अपनाई। इसलिए माना जाता है कि मौर्यों से पहले अगर हम लोग बात करें तो मौर्यों से पहले नंद डायनेस्टी जो थी वो बहुत ज्यादा क्या थी, ऑलरेडी, है ना, ऑलरेडी क्या थी, मौर्यों से पहले ऑलरेडी क्या थी, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। यानी नंद जो थे वो काफी ज्यादा क्या थे, स्ट्रांग थे। ठीक है, तो इसके बारे में कहा जाता है कि इसका जो इसका साम्राज्य विस्तार की बात करें, इसका साम्राज्य विस्तार उत्तर में तो था ही, यानी उत्तर में तो दिख ही रहा है कि ये है, उत्तर के साथ साथ दक्षिण, पश्चिम, इन सभी क्षेत्र में था। दक्षिण में अगर हम लोग बात करें तो हम क्या देखते हैं, गोदावरी और कृष्णा नदी तक विस्तार था, गोदावरी और कृष्णा नदी तक विस्तार था इसका। तो यहां पर ध्यान रखना है कि महापद्म नंद के बारे में अगर हम लोग बात करें तो हम क्या देखते हैं यहां पर कि ये पूरा का पूरा साम्राज्य विस्तार इसने बहुत बड़े स्तर पर किया था। हाँ, बहुत बड़े स्तर पर इसने क्या किया था, अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। जैसे सतलज, व्यास नदी ऊपर, यानी ऊपर की बात करें वहां तक तो था ही, उसके साथ साथ हम देखते हैं दक्षिण में भी इसका क्या है, साम्राज्य का विस्तार इसने कर लिया था। इसलिए इसको एकारट जो बोला जा रहा है ना, एकराट जो इसको बोला गया, एकराट का मतलब ही हो जाता है जो एक छत्र राज कर सके। ठीक है ना, एक छत्र राज करने वाला, एकराट का मतलब ही हो जाता है एक छत्र राज करने वाला। ठीक है, तो इसका यानी हम लोग विस्तार क्या देख रहे हैं, महापद्म नंद के बारे में। कलिंग के बारे में हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन आ जाए। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इसने अशोक ने तो कलिंग जीता था ही, लेकिन आपके सामने हो सकता है कि अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि मगध साम्राज्य का वह कौन सा ऐसा पहला शासक था जिसने कलिंग पर विजय अभियान किया था या जिसने कलिंग को जीता था। अब अगर ऑप्शन मेरा पहला शासक, ध्यान से सुनिएगा, ऑप्शन में आपका अशोक भी रहेगा और महापद्म नंद भी रहेगा, किसको आप लोग आंसर में टिक करेंगे, बताइए। मेरा क्वेश्चन आप लोग समझ गए मैं क्या बोलना चाह रही हूं। हाँ, यही मैं कह रही हूँ कि इस चीज को अपने माइंड में फिक्स करना है कि अशोक ने बाद में किया, अशोक का काल काफी बाद में आ रहा है। महापद्म नंद ऑलरेडी, चूंकि महापद्म नंद के बारे में हमारे पास क्या है, हाथी गुम्फा अभिलेख जो है ना, खारवेल का, उसमें ही ऑलरेडी मेंशन है कि इसने महापद्म नंद ने कलिंग पर विजय अभियान किया था, वहां से जीनासेन की एक मूर्ति उठा करके लाया था, जैन धर्मावलंबी था। तो ये चीजें हमें ध्यान रखना है कि आंसर में हम लोग अशोक नहीं लगाएंगे। अगर क्वेश्चन आता है कि पहला शासक जिसने कलिंग को जीता हो तो आंसर हमारा क्या होगा, महापद्म नंद। ठीक है, तो ये चीजें क्या करनी है, अपने दिमाग में कुछ चीजें हमें इसके रिगार्डिंग क्या करना है, फिक्स कर लेना है कि अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएं तो हम लोग क्या देखते हैं। उग्रसेन का मतलब होता है, उग्र मतलब क्या होता है, जो नेचर वाइज क्या हो, एग्रेसिव हो। अगर बहुत लिबरल या लचीला नेचर होगा तो क्या ये इंपायर एक्सपेंशन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। जो इसमें के अंदर गुस्सा होगा, एंगर होगा, एग्रेशन होगा, वही तो साम्राज्य का विस्तार करेगा। जब तक अशोक के अंदर गुस्सा था या फिर साम्राज्य बढ़ाने की टेंडेंसी थी, तब तक साम्राज्य विस्तार हो रहा है मगध का। लेकिन जैसे ही अशोक लिबरल हो गया, लचीला हो गया, बौद्ध धर्म अपनाने के बाद फिर साम्राज्य का विस्तार रुक गया। यही तो होता है कंडीशन उसमें। ठीक है, यही क्या होता है इसमें कंडीशन होता है। चलिए, इसमें एक क्वेश्चन ये भी बता दीजिए कि अग्रमीज के नाम से कौन जाना जाता था, अग्रमीज के नाम से कौन जाना जाता, ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे। ठीक है ना, अग्रमीज के नाम से कौन जाना जाता था। एक क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से कि अग्रमीज के नाम से कौन जाना जाता था। यानी अगर हम लोग मगध की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो महापद्म नंद के टाइम पर क्या देख रहे हैं कि इसका विस्तार कहाँ पर है, यहाँ पर भी है, उत्तर पश्चिम वाला जो क्षेत्र है यहाँ भी है, और यहाँ कृष्णा गोदावरी नदी, यानी इसका एक बड़े लेवल पर हम क्या देखते हैं, कृष्णा और गोदावरी नदी के बेल्ट तक, कृष्णा गोदावरी नदी
गोदावरी नदी तक, ठीक है, इसका विस्तार हमें दिखता है। तो ये उसके अलावा ये सभी क्षेत्र जो हैं लगभग लगभग सब किसके इसमें आ चुके थे, महापद्म नंद के। तो इसने बहुत क्या किया था, हाँ, मथुरा जो थी वो सूर्यसेन जो है जिसको भी शूरसेन में अगर जिनको कंफ्यूजन है मैं बता देती हूँ कि शूरसेन कौन सा क्षेत्र था। शूरसेन की बात में बात करें तो इसको नॉर्मली एक इसमें समझिए ब्रजभूमि, ठीक है ना। और ब्रजभूमि का मतलब ही हो जाता है कि जो पूरा मथुरा के आसपास का जो क्षेत्र है उसे ही कहा जाता है स्टूडेंट ब्रज क्षेत्र, ठीक है। ब्रजभूमि अगर शूरसेन की बात करें तो वो क्या है, वो हम लोग देखते हैं क्या कि ब्रजभूमि उसे ही कहा जाता है, ठीक है। और हम लोग बात करें इसमें, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अकॉर्डिंग टू इट मीन्स कि जैन लिटरेचर के अनुसार, जैन ग्रंथों के अनुसार, जैन ग्रंथों के अनुसार महापद्म नंद के क्षेत्र का विस्तार या इसके साम्राज्य का विस्तार, क्षेत्र भी नहीं, इसके साम्राज्य का विस्तार, क्षेत्र से क्षेत्र बहुत छोटा टर्मिनोलॉजी हो जाएगा महापद्म नंद के कंटेक्स्ट में। इसके साम्राज्य का विस्तार समुद्र पार भी था, ठीक है ना, समुद्र पार भी था। ये जैन लिटरेचर्स में बताया गया, समुद्र पार भी था। इसको समुद्र पर्यंत भी बोलते हैं। समुद्र पार को अगर आप हिंदी में एक शब्द देना चाहें दैट इज समुद्र पर्यंत, यानी समुद्र के पार भी था। इसका मतलब ये हुआ कि माना जा रहा है कि अगर नहीं भी होगा ना, मान लीजिए ये हो गया श्रीलंका, ये हो गया श्रीलंका जिसको सिंघल द्वीप भी बोलते हैं श्रीलंका, तो अगर नहीं भी होगा तो इसका शासन माना जाता है कि यहां भी इसका शासन था, ठीक है। कुरु पांचाल जो है ना, स्वाति पांचाल वाला क्षेत्र पूछ रही है ना, तो कुरु यानी कुरुक्षेत्र, पांचाल उसी की थी, हम लोग देखते हैं कि उसी के पास में था। तो दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र था स्वाति, वही कहलाता था पांचाल का एरिया, ठीक है, वही कहलाता था पांचाल का एरिया। क्लियर है ये? तो आज ना यहाँ तक यानी महापद्म नंद के बारे में हमने जितना था कि ये था महापद्म नंद के बारे में। अगर पूछा जाए कि जैन साहित्य के अनुसार किसका साम्राज्य विस्तार समुद्र पर्यंत था, इस टर्मिनोलॉजी को याद रखिएगा, समुद्र पर्यंत यानी समुद्र के बियॉन्ड सीज। बियॉन्ड सीज का मतलब हो गया जो समुद्र के पार भी जिसका एरिया को क्या हो, विस्तार हो। तो जैन लिटरेचर में इसके बारे में बोला गया है, किसके बारे में, महापद्म नंद के बारे में, ठीक है ना, महापद्म नंद के बारे में। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। अब टाइम हो चुका है, क्योंकि अब टाइम हो गया है। बाकी की रेस्ट जो चीजें हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज की क्लास यहाँ तक क्लियर है आप सबको? कहीं कोई समस्या तो नहीं इसमें? 2 मिनट रुक जाइए बस, ठीक है। हाँ जी, यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं, क्योंकि लास्ट में समअप में तो जरूर पूछना जरूर पड़ता है ना कि हाँ आप लोगों को कोई समस्या तो नहीं, यहाँ तक समझने में सब क्लियर है? आगे फिर इसी के आगे धनानंद और मौर्य शुरू हो जाएगा। उसके बाद अब बचा ही क्या है, इसके बाद धनानंद का थोड़ी सी उसकी कहानी है, उसके बाद फिर फाइनली हमारा मौर्यन डायनेस्टी स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, मैं वही पूछ रही हूँ, यहाँ तक कहीं कोई समस्या तो नहीं है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? भावना आगे जो है धनानंद में हम लोग को ज्यादा पढ़ना नहीं है, यानी एक तरह से समझिए जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोगों का मौर्यन से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, मौर्यन से स्टार्ट हो जाएगा। बाकी चलिए आप सभी अपना फिर ध्यान रखिए और हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए तब तक ओके।